हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी लोगों को। अगर आप पैरामेडिकल से हैं और आपका MCRE 4 का एग्जाम है या फिर आप किसी अन्य पैरामेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इस क्लास से आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। ये क्लास आप लोगों के लिए है। देखिए, आप किसी भी पैरामेडिकल में जाते हैं, किसी भी एग्जाम में जाते हैं पैरामेडिकल के, तो उसमें नॉन टेक्निकल का पोर्शन आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन तो सभी लोग कवर कर लेते हैं और सिलेक्शन में भी मैटर कर रहा है नॉन टेक्निकल पोर्शन। जो जितना ज़्यादा अच्छा नॉन टेक्निकल पोर्शन कर रहा है उसका रिस्पांस उतना ही अच्छा आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्टेड कंटेंट भी आपको नहीं मिलता है नॉन टेक्निकल पोर्शन का पैरामेडिकल के लिए। तो ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। आपका एग्जाम है, ये अपकमिंग आपका एग्जाम होने वाला है, तो सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें भाई हम पूरा का पूरा जीएस कवर करेंगे। 3 मैराथन आएंगी जिसमें हम यहाँ पर जीएस कंप्यूटर सेक्शन को कवर करेंगे और दूसरी मैराथन में हम लोग मैथ और रीजनिंग की एक मैराथन अलग से रहेगी। ठीक है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे भाई पहले क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें कि देखिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है। और इन क्वेश्चंस के अलावा जो भी आपको डेटा बताया जाएगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर जो भी यहाँ पर मैराथन चल रही है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर ही डिसाइड करा गया है, सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर बोला गया है सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जास्कर, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय या कराकोरम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जान लेते हैं। भाई, सियाचिन ग्लेशियर क्या है? ये जो है इसको बोला जाता है तीसरा ध्रुव। इसको बोलते हैं तीसरा ध्रुव, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव। आपको पता है पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और इसको संज्ञा दी गई है तीसरे ध्रुव की, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, और ये एरिया है कहां पर? तो आपको पता होगा जो आप ये है जम्मू कश्मीर। अब तो ये आपका यूनियन टेरिटरी हो चुका है, इसमें लद्दाख भी है और लेह भी है। लद्दाख है और आपका जम्मू कश्मीर भी है। तो ये जो आपका एरिया आता है ये लद्दाख के अधीन आता है। ठीक है, लद्दाख जो आपका यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख, लेह। ठीक है, तो ये आपका लद्दाख के अधीन में सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया आता है। ये जो एरिया है ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है। ठीक है, हाईएस्ट, ये जो आपका युद्ध स्थल है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, यानी यहाँ पर युद्ध वगैरह होते हैं। युद्ध स्थल हाईएस्ट मतलब ऊंचा। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। ये एक पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है, ये एक पर्वत श्रृंखला में है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कराकोरम। ठीक है, तो ये कराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अब कराकोरम के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। इस कराकोरम से नुब्रा नदी निकलती है। कराकोरम से ही नुब्रा नदी निकलती है। आप बोलोगे भाई ये तो बिल्कुल नई नई सी रिवर हमने आपने बता दी। तो नुब्रा नदी के बारे में हम आपको बता दें कि भाई ये जो है वो सिंधु नदी आपने सुना होगा, उसकी सहायक नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो भारत से होकर गुजरती है और इस आपका पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, तो इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, कुछ यहाँ पर पाकिस्तान में है और कुछ आपकी इंडिया में है। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है नुब्रा नदी, वो जो है वो कराकोरम से निकलती है और सियाचिन ग्लेशियर इसी कराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, अब कराकोरम के बारे में, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ये है K2। ठीक है, कराकोरम की हाईएस्ट पीक जो है वो K2 है। ये एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। कराकोरम की तो है ही है, इसके साथ साथ में एशिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट हम लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड याद रखेंगे। आगे यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे ये है कराकोरम रेंज। ये पूरी जो है वो आपको कराकोरम रेंज दिखेगी। ठीक है, उसके बाद में आपका नीचे आता है जास्कर, फिर पीर पंजाल और फिर उसके बाद में ये आपका शिवालिक रेंज दे रखी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो है ये जम्मू कश्मीर का जो पूरा एरिया है इसमें ही आपको देखने को मिलेंगी। और इधर आपका जो है वो आपका हिमालय हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी। नीचे आपका ये शिवालिक। ठीक है, शिवालिक रेंज यहाँ से यहाँ तक इतनी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने यहाँ पर आपको बता दी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लैब टेक्नीशियन के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और आपको प्रॉपर जो है एक ऐसा बैच चाहिए जिसमें कि हमारा टेक्निकल भी पोर्शन तैयार हो जाए, नॉन टेक्निकल भी तैयार हो जाए, चाहे वो लैब टेक्नीशियन का कोई सा भी एग्जाम हो, तो भाई आपके लिए है लैब टेक्नीशियन का सिलेक्शन बैच 2025। ठीक है, तो इस बैच में आपको टेक्निकल पोर्शन, नॉन टेक्निकल पोर्शन और टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीजें एक साथ मिलने वाली हैं सिर्फ एक ही प्राइस पॉइंट पर। और ये जो है बैच आपको 1999 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। आपको एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहां पर आप जैसे ही इसमें लॉगिन करते हो तो आपको पैरामेडिकल वाले सेक्शन में जाना है, जहां पर आपको ये सिलेक्शन बैच दिख जाएगा। ठीक है, बाकी आपके लिए नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, इस नंबर से आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट बैच में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको डायरेक्टली इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। तो इस बैच में क्या रहेगा, आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा, टॉपिक वाइज सारा कुछ कंटेंट रहने वाला है, क्लास नोट पीडीएफ प्रोवाइड करा जाएगा, जो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा चित्र के थ्रू, चाहे आपका रिटन के थ्रू, जो भी बोर्ड पर ये चीज़ें रहने वाली हैं, ये कंप्लीट आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जिसको आप मोबाइल में सेव कर सकते हो, चाहे आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ये सारी सुविधा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये जो है सारी चीज़ें आपका टेक्निकल में भी रहेंगी और नॉन टेक्निकल में भी रहेंगी। ठीक है, पूरा बैच यहाँ पर होने वाला है, और ये आपका कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच रहेगा। 10 जुलाई से इसमें जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी भी एडमिशन ओपन है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और वैलिडिटी जो है वो यहाँ पर 1 ईयर की रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये मिलेगा कहाँ पर, एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहाँ से आप इसमें इनरोल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर आधारित है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना, तो ये जो आपका किस नदी पर है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। ऐसे ही महानदी पर आपका महानदी परियोजना है। सुवर्ण रेखा नदी पर जो है कौन सी परियोजना है, सुवर्ण रेखा परियोजना है। ठीक है, अब बात करते हैं, जिसे आपका ये दे रखा है हुगली नदी, तो ये जो है वो पश्चिम बंगाल में बहती है, और हुगली नदी पर ही आपका हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। हावड़ा ब्रिज, हुगली नदी पर ही हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, इसका जो रियल नाम है, ऑफिशियल नाम है, ठीक है, जो कहीं पर भी मेंशन है सरकारी दफ्तर में या कागज पर, तो उसका जो नाम है वो रविंद्र सेतु है। रविंद्र सेतु, स्टार्टिंग से इसका नाम रविंद्र सेतु ही पड़ा था, बट ये जो है हावड़ा से जो है गुजरता है, इस वजह से इसको हावड़ा ब्रिज बोला जाता है, और इसी नाम से जो है वो आज भी फेमस है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम रहेगा वो रविंद्र सेतु है। ठीक है, किस नदी पर है, हुगली नदी पर है। ये इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि भाई ऐसा ये पुल है, इसमें कोई भी पिलर नहीं है, नदी के ऊपर बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी पिलर नहीं है, सिर्फ एक साइड में आपका पिलर है जहां से पुल की स्टार्टिंग हुई है, और दूसरा एंड के पास, बस 2 ही है, बीच में कोई भी यहाँ पर नीचे पिलर नहीं दे रखा है, पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दे रखा है दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डोडा बेट्टा की। ठीक है, तो ये जो है वो नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत की हाईएस्ट चोटी है, नीलगिरी पर्वत की हाईएस्ट चोटी। ठीक, क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भाई नीलगिरी पर्वत की जो है हाईएस्ट चोटी बता दीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये डोडा बेट्टा है। ठीक है, उसके बाद में आगे आपका दे रखा है गुरु शिखर, तो ये माउंट आबू की जो है हाईएस्ट चोटी है। अनाईमुड़ी, तो ये जो है वो आपका दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की है। अब महेंद्रगिरी, ये जो है वो पूर्वी घाट की हाईएस्ट चोटी है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की हाईएस्ट चोटी है, और इसके साथ साथ में आप बोल सकते हो कि ये ओडिशा की भी सबसे हाईएस्ट चोटी रहने वाली है। इसके अलावा जो महेंद्रगिरी की बात करें तो ये क्यों फेमस है, तो आपको पता होगा रामायण में इसका जिक्र है, जहां पर संजीवनी बूटी की बात होती है। ठीक है, संजीवनी बूटी इसी पर्वत से लाई गई थी, संजीवनी बूटी। ठीक है, अब ये स्पेशल क्यों है, देखिए यहां पर स्पेशल इस वजह से है क्योंकि इसमें 600 से भी ज्यादा फूलों की, ठीक है, 600 से ज्यादा यहाँ पर फूलों की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। इसको बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से
फेमस किया गया है। ठीक है, इसको जो है वो बायोस्फीयर संज्ञा दे दी गई है इस तरीके से, क्यों? क्योंकि इसमें 600 से भी अधिक फूलों का संग्रह रहता है। ठीक है, और वहीं से ही ये आपका संजीवनी बूटी जो थी इसका जिक्र किया गया है रामायण में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? ठीक है, जैव विविधता जिसको आप ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा? महंतगिरी। और इस क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर हमसे पूछा गया था, तो दक्षिण भारत का हमारे पास अनाईमुड़ी हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप पश्चिमी घाट बोलो और चाहे आप इसमें बोल दो कि दक्षिण भारत का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। ठीक है, लोकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डोडा बेट्टा आपका जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु। और गुरु शिखर माउंट आबू ये राजस्थान। ठीक है, तो अनाईमुड़ी की बात करें तो ये आपका केरल है। और महेंद्रगिरी इसकी बात करें तो ये आपका है उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पर बोला गया है किस धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला गया है। हड़प्पा सभ्यता को ही दूसरा नाम बोला गया है, दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता इस वजह से बोला गया है क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास, इसका जो पूरा विस्तार था वो सिंधु नदी के आसपास था, तो इस वजह से इसको बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता। यहां से दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर बसा हुआ था, तो हमारे पास आंसर होना चाहिए कि सिंधु नदी पर बसा हुआ था। सिंधु नदी, सिंधु नदी पर। ठीक है, अच्छा, इस सभ्यता का एक और नाम था, वो नाम था कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। अब इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता इस वजह से पड़ा कि ज्यादातर यहां पर जो औजार थे और जो हथियार थे वो सब कुछ कांस्य के बने होते थे। ठीक है, कांस्य के बने होते थे, इस वजह से इसको क्या बोला गया? कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया। तो इसमें सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है वो काहे का हुआ है? कांसा। ठीक है, जिसको कांस बोला जाता है, कांसे का यूज सबसे ज्यादा हुआ है। हथियार औजार सब कुछ कांसे से बने होने के कारण इसको जो नाम दिया गया वो कांस्य युगीन सभ्यता दिया गया। सिंधु नदी पर बसे होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो इसका एक्सपेंशन था वो हड़प्पा नामक स्थान पर था, जिस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया। ठीक, तो अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर उनको लोहे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, इनको लोहे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, बाकी सभी धातुओं से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचय इनका अभी नहीं हुआ था, जब मानव जो है वो थोड़ा और प्रोग्रेस करता है वैदिक काल में। ठीक है, वो भी उत्तर वैदिक काल के बाद में इनको जो है वो लोहे के बारे में पता चला। उससे पहले ज्यादातर जो चीजें थी वो कांसे की बनी हुई होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया, आप ऐसे बोल सकते हो। तो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। अब केवल पहला पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है कि 24वें कौन थे? तो आप बोलोगे 24वें थे महावीर स्वामी। सबसे ज्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है, 24वें। ठीक है, और बात करते हैं भाई 23वें। कभी कभी क्वेश्चन आपका ये भी पूछ दिया जाएगा कि 23वें कौन थे, तो ये थे पार्श्वनाथ। ठीक है, 24वें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, महावीर स्वामी। और 23वें की बात की जाए तो ये है पार्श्वनाथ। ठीक है, तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग और जान लेते हैं क्योंकि इस पर बेस्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इनके जो पिता हैं सिद्धार्थ, माता की बात की जाए माता त्रिशला। ठीक है, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। और इनका जो नाम था वो वर्धमान था। ठीक है, महावीर स्वामी ये बाद में हुए, पहले इनका नाम वर्धमान था। ठीक है, और 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया। 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग, ये भी पूछा जाता है किस वर्ष में इन्होंने गृहत्याग किया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग। ठीक है, जब महावीर जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया था, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु थी वो पावापुरी में, मृत्यु पावापुरी में। और जो जन्म है वो वैशाली के कुंडग्राम में, बिहार, वैशाली कुंडग्राम।
ये इतनी बातें जो है वो महावीर स्वामी जी के बारे में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, चलिए सभी भाग जो दे रखे हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर भाग 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले भाग 3। तो भाग 3 में दे रखा है मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 2 में आपका दे रखा है नागरिकता। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 4 में है डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी डीपीएसपी क्या बोला जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद आपका 5वें में क्या दे रखा है, राज्य के बारे में दे रखा है, राज्य स्टेट के बारे में। ठीक है, अगर उसके बाद हम 6वें की बात की जाए तो यहाँ पर 5वें में आपका संघ दे रखा है, और 6वें की बात करें तो यहाँ पर राज्य के बारे में दे रखा है, राज्य। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग यहाँ पर इनके आर्टिकल की बात करते हैं तो ये आपका 12 से 35 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगा, इसको आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 में दे रखे हैं। नागरिकता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नागरिकता जो है वो 5 से 11 में दे रखी है। नागरिकता किस में है, 5 से 11 में। डीपीएसपी जो है वो आपका 36 से 51 में दे रखे हैं, डीपीएसपी। ठीक है, और संघ की बात करें तो यहाँ पर 52 से 151 के बीच में दे रखे हैं। ठीक, राज्य की बात करें तो यहाँ पर 152 से 237, ये आपके आर्टिकल हो गए। अच्छा, इसके बाद भाग 1 जो है उसमें क्या दे रखा है, भाग 1। तो भाग 1 में दे रखा है संघ राज्य सीमा। संघ राज्य सीमा क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में दे रखा है। तो और इसका जो आर्टिकल है वो क्या है, 1 से लगा करके 4 तक। ठीक है, 1 से लगा करके 4 तक। तो 1 से 4 जो आर्टिकल रहेंगे, ठीक है, 1 से 4 जो हमारे पास में आर्टिकल है वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बता रहा है। उसके बाद में भाग 2 में क्या आपका दे रखा है, नागरिकता, जो कि आपका आर्टिकल दे रखा है 5 से 11। ठीक है, फिर आगे है मौलिक अधिकार 12 से 35 भाग 3 में। भाग 4 में आपके पास में डीपीएसपी है जो कि आपका 36 से 51 है। फिर उसके बाद में आपका संघ दे रखा है, संघ 52 यानी राष्ट्रपति से लगा करके आपका पूरा जितना भी संघ का है वो सब कुछ इसी में दे रखा है। उसके बाद में संघ के बाद में आपका राज्य आता है 152 से लगा करके 237 तक, इसके बारे में दे रखा है। अब क्वेश्चन हमारे पास में यह था कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को बुलाया जाता है जिससे आम नागरिकों को पूरी पावर मिलती है, जो कि है आपका मौलिक अधिकार। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। भाग 3 में आम जो भी इंसान है, नागरिक हैं, उन लोगों के अधिकारों की बात करी गई है, तो इसको यहाँ पर भारत का मैग्ना कार्टा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ में आपको पता होना चाहिए संविधान की आत्मा जो है वो आर्टिकल 32 को बोला जाता है, आर्टिकल 32। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, उससे पहले हम लोग यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए इनका जो जन्म था वो कहाँ है, इनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था, कपिलवस्तु। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन, पिता शुद्धोधन शाक गणराज्य के थे शुद्धोधन। माता महामाया, कहीं कहीं पर आपको माया भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा, महामाया। ठीक है, और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृहत्याग किया। 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया था और इन्होंने यहाँ पर 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया है। ठीक है, और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो उस प्रक्रिया को क्या बोला गया, निर्वाण बोला गया, निर्वाण। ठीक है,
पीपल के पेड़ के नीचे, ये भी पूछा जाता है किस पेड़ के नीचे, तो पीपल पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति, जिसको क्या बोला गया, निर्वाण बोला गया, ज्ञान प्राप्ति। और ये जो ज्ञान प्राप्त है इनको कहाँ हुआ था, बोध गया। तो इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने लिखा दिया। और ये बोला गया था, देखो ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था बोध गया में, लेकिन इन्होंने अपना पहला जो है उपदेश कहाँ दिया था, वो सारनाथ में दिया था। और ये सारनाथ कहाँ पर है, ये आपका वाराणसी के पास में है, ठीक है। सारनाथ कहाँ पर, वाराणसी, वाराणसी के पास में। तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था उसके बारे में बताना है। जितने भी दे रखे हैं इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पर दे रखे हैं, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। तो लॉर्ड जो डलहौजी था, ठीक है, ये डलहौजी जो था, इसने राज्य हड़प नीति निकाली थी, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, यानी जिस भी राज्य के पास में कोई संतान नहीं होती थी, ठीक है, वंश चलाने के लिए अगर कोई भी संतान नहीं थी होती थी, मेल, ठीक है, बेसिकली मेल जो है यहाँ पर संतान होनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं था तो वो ब्रिटिश राज्य में उसका अधीन कर लेते थे, ठीक है। तो इस नीति के तहत उसने नागपुर, सितारा, झांसी, इन सभी को ब्रिटिश के अधीन कर लिया था, ठीक है। इसके बाद कर्जन की अगर बात करें जाए तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, 1905 में इसने बंगाल का विभाजन किया था, 1905 में बंगाल का विभाजन। तो यहां से आपके पास में दो क्वेश्चन बन जाएंगे, बंगाल का विभाजन कब हुआ और दूसरा किसने करवाया, तो ये आपका कर्जन ने करवाया था, ठीक है। चलिए कैनिंग के बारे में अगर हम लोग यहां पर जानते हैं, कैनिंग, कैनिंग जो है ये फर्स्ट वायसराय था, फर्स्ट वायसराय, कैनिंग जो है वो फर्स्ट वायसराय था और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट जीजी ऑफ इंडिया, ठीक है। डलहौजी के बारे में एक बात और जान लीजिएगा, इसने 1853 में फर्स्ट रेल चलवाई थी, फर्स्ट रेल मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है। कहां से कहां तक, मुंबई से ठाणे। ये किसकी देन है, ये डलहौजी की देन है, ठीक है, जिसने यहाँ पर रेल सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में पहली जो रेल थी वो उसने चलवाई थी, ठीक है। जनगणना जो है वो आपका रिपन से रिलेटेड है, जनगणना, ठीक है, जनगणना। और जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था उसमें क्या बोला गया था, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। और जैसा कि हमने यहाँ पर बताया ये फर्स्ट वायसराय था, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये वायसराय से क्या लेना देना, 1857 की क्रांति के बाद में जितना भी शासन वाला पोर्शन था, ठीक है, वो सरकार ने छीन लिया था, ब्रिटिश सरकार ने। तो भारत जो था वो 1857 की क्रांति के बाद में 1858 के एक्ट के स्टार्टिंग से ही ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था। और पहले किसके अधीन था, पहले था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में पूरा का पूरा जो सत्ता की शक्ति थी वो ब्रिटिश सरकार के पास में पहुंच गई थी, ठीक है। और यहाँ का जो वायसराय था, जो पहले यहाँ का एक तरीके से राजा बोल सकते थे, उसको अब यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको यहाँ पर वायसराय बना दिया गया था, ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद से ही। जो अगला अधिनियम आया था 1858 का, उसी के थ्रू सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय ये आपका कैनिंग ही था, ठीक है, गवर्नर जनरल कैनिंग था। चलिए भारत में धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, तो धन विधेयक के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या है, इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल 110 में दे रखा है। धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 में दे रखा है। धन विधेयक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली लोकसभा में ही इसको भेजा जा सकता है, लोकसभा। देखो अगर विधेयक बहुत तरीके के होते हैं, अगर धन विधेयक के अलावा कोई भी विधेयक है तो उसको किसी भी सदन से शुरुआत करी जा सकती है, चाहे उसको पहले राज्यसभा में पेश कर दे, चाहे उसको लोकसभा में पेश कर दे। लेकिन अगर वो धन विधेयक है तो वो पहले आपका लोकसभा में ही भेजा जाएगा। क्या लोकसभा में ही भेजकर काम चल गया, नहीं, उसको दोबारा से राज्यसभा में भी भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राज्यसभा में ना भेजा जाए, राज्यसभा में भी भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक राज्यसभा में 14 दिन तक राज्यसभा इस विधेयक को रोक सकती है।
राज्यसभा 14 दिनों तक इस विधेयक को रोक सकती है। अच्छा, 14 दिन से ज्यादा अगर रोका जाएगा तो ये मानकर चला जाएगा कि ये विधेयक पास है। ठीक है, भले राज्यसभा की इस पर मंजूरी हो या ना हो, लेकिन 14 दिनों तक अगर कोई भी रिस्पॉन्स राज्यसभा की तरफ से नहीं आता है तो उसको पास ही मान लिया जाएगा। यानी राज्यसभा का धन विधेयक पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये पूरी तरीके से लोकसभा पर ही रहता है। ठीक है, चलिए, ये सिर्फ 14 दिनों के लिए ये राज्यसभा में भेजा जाता है कि आप इसको देख लीजिएगा, इस तरीके का ये बिल है। चलिए, अब अच्छा, धन विधेयक होता क्या है? तो ये जो है डिसाइड करता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो ये डिसीजन कौन लेता है? धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका डिसीजन स्पीकर लेता है। स्पीकर, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर कौन होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर बोला जाता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष कोई एक ऑफिशियल पोस्ट है क्या? नहीं, ये जितने भी सांसद हैं उन्हीं में से चुना जाता है। जितने भी लोग चुन करके संसद में पहुंचते हैं उनमें से किसी एक को उन्हीं के बीच में से चुनकर निकाला जाता है और उसको लोकसभा अध्यक्ष की पोस्ट दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोस्ट रहती है जो आपस की सहमति से ही आपस में ही इलेक्शन होकर उसको चुना जाता है। इस टाइम जो है ओम बिरला है, जो कि राजस्थान कोटा से निर्वाचित है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही यहाँ पर डिसाइड करेगा कि कोई भी विधेयक, आपका जो भी आपका बिल है वो मनी बिल है या फिर नॉर्मल बिल है, ये डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, अब यहां पर बोला गया था भारत में कौन प्रमाणित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास में हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक, धन विधेयक बहुत बार आपने सुन लिया। अच्छा, ये क्या है? धन विधेयक में सिर्फ उसी की बात होती है जैसे कि कोई भी नया टैक्स सिस्टम लाना है या पुराना जो भी कोई टैक्स सिस्टम है उसमें कुछ चेंजमेंट लाना है, या फिर जो भारत का आकस्मिक जो फंड है, ठीक है, जहाँ से सर जो बोल सकते हो भारत का खजाना है, उससे कोई पैसा निकालना हो या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी नियम है, कोई भी बदलाव, तो वो सब कुछ आपका किस में आता है? धन विधेयक में आता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी एक्ट बन रहे हैं, जितने भी बिल होंगे, वो सारे के सारे नॉर्मल में आते हैं। बाकी रुपए से रिलेटेड जो भी होगा, रुपए का मतलब ये होगा कि भारत का टैक्स सिस्टम हो गया, भारत का जो भी खजाना है, जो भी संचित निधि है या आकस्मिक निधि, जो भी फंड है, इमरजेंसी फंड, उससे पैसा निकालने या उसमें कुछ भी फेरबदल करने की अगर बात होती है तो वो सारा कुछ आपका धन विधेयक में जाता है। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री दे रखा है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है उसको प्रधानमंत्री बोला जाता है। मंत्रिमंडल में ही आपका एक मंत्री होता है वित्त मंत्री, जो कि बजट पेश करता है। और मनी बिल पर जो है वो किसकी स्वीकृत होती है? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृत होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृत होने के बाद में ही इसको लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, पहले राष्ट्रपति ही इस पर स्वीकृत देगा, उसके बाद में इसको लोकसभा में भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति यानी कि मनी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होती है वो कौन बनाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के बारे में हम बता दें, ये इसको बोलते हैं बैंक्स ऑफ बैंक, बैंक ऑफ बैंक, बैंक ऑफ बैंक। जैसे किसी पर्सन को रुपए की आवश्यकता होती है तो फिर वो बैंक जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई बैंक को भी पैसे की आवश्यकता हो, तो फिर वो कहाँ जाता है? तो वो आरबीआई के पास में जाता है। यानी आरबीआई जो है वो नॉर्मल लोगों को लोन वगैरह नहीं देता है, वो बैंक को लोन देता है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो कि बैंक का कोई भी नियम बनाना हो या फिर किसी दूसरे बैंक को लोन देना हो या रेपो रेट कम करना हो, बढ़ाना हो, रिवर्स रेपो रेट घटाना बढ़ाना हो, ये सारा कुछ जो है वो नियंत्रण किसके हाथ में होता है? आरबीआई के हाथ में होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है वो आरबीआई प्राइवेट था। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर था। ये हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से बना था। ठीक है, ये जो आरबीआई है वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर बना था। पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपसे, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। ठीक है, और 1935 में बना था भाई, 1935। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जैसा कि पहले हमने बताया कि ये स्टार्टिंग में प्राइवेट था और 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसी के साथ में ही इस आरबीआई का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 1949 में।
चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी शहर हैं वो किसी न किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की योजना जो है वहां पर चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, ठीक है। तो उसमें अगर देखा जाए तो भाई चूड़ियों के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और आगे आपका दे रखा है मुरादाबाद, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल के लिए, पीतल। और अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए प्रसिद्ध है, ताला। सहारनपुर जो है वो आपका क्राफ्टिंग के लिए, वुड क्राफ्टिंग, ठीक है, जिसको बोल सकते हो नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी के लिए, ठीक है, वुड क्राफ्टिंग के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। आपका जो शहर है वो किस के लिए प्रसिद्ध है, किस प्रोडक्ट के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई हमारा शहर या हमारा जो स्टेट है वो इसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर इसका प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा होता है वो आप लोग हमें बताइएगा अपने स्टेट या फिर अपने सिटी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक थे वो कौन थे। काशी विद्यापीठ के संस्थापक, तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त, ठीक है। चलो मदन मोहन मालवीय, तो इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में अगर आप देखो तो इन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन स्टार्ट करा, ठीक है। 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया कुट मूवमेंट, ठीक है। और 1930 में डांडी मार्च, ठीक है, डांडी मार्च जहां पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, साबरमती आश्रम से एक यात्रा उन्होंने करी, ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ में, और वहां पर जाकर जो नमक का कानून था वो तोड़ा, मतलब कि वहां पर नमक, समुद्र के किनारे जाकर उन्होंने नमक बनाया, बेसिकली ये बात थी। अपने 78 अनुयायियों के साथ में काफी दिन तक की यात्रा के बाद में उन्होंने ये कानून तोड़ा था। चलिए आचार्य नरेंद्र देव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये भारतीय समाजवाद के पितामह, इनको जनक बोला जाता है। भारतीय समाजवाद के जनक या पितामह, ठीक है। चलिए काशी विद्यापीठ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, ये जो है कहाँ पर स्थित है, ये आपका बनारस में स्थित है, काशी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो उत्तर प्रदेश का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वो लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें यहाँ पर, जैसे पेंच हो गया, पन्ना हो गया, तो ये जो है वो आपके एमपी में स्थित है। सबसे पुराना जो है वो आपका जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, जिम कार्बेट उत्तराखंड, उत्तराखंड। रणथंभौर राजस्थान, ठीक है। असम की बात करें तो आपका असम में है काजीरंगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। साइलेंट वैली आपका केरल में है, केरल में साइलेंट वैली, ठीक है। तो इसके साथ साथ में आपका कान्हा भी है एमपी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो है वो हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस स्टेट में है और किसके लिए फेमस है, किस स्टेट में है और किस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे कि हमने बताया ये जो असम है काजीरंगा, काजीरंगा जो है वो एक सिंग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही गिर जो है वो स्पेशल है किसी एक एनिमल के लिए। उस एनिमल का नाम आपको बताना है और किस स्टेट से है ये आप लोगों को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दे रखा है कौन सा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है।
तो लाल ग्रह आपको पता होगा कि ये मंगल ग्रह को बोला जाता है लाल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। और शुक्र के बारे में बोला जाए तो ये जो है वो पृथ्वी की बहन, इसको संज्ञा दी गई है, पृथ्वी की बहन, ठीक है। और इसी शुक्र को बोला जाता है भोर का तारा, भोर का तारा, ठीक है। इसी को बोला जाता है शाम का तारा, ठीक है। बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह। बृहस्पति पर जो एक दिन होता है वो 10 घंटे का होता है। यहाँ का जो एक दिन है वो 10 घंटे का होता है, सिर्फ 10 आवर, ठीक है। और यहाँ का जो एक साल है वो काफी बड़ा होता है। एक दिन कैसे डिसाइड होता है, कोई भी जो ग्रह है वो अपने अक्ष पर कितनी देर में घूम जाता है उसको एक दिन बोला जाता है। तो ये बृहस्पति काफी बड़ा है और काफी स्पीड से घूमता है, तो इस वजह से इस पर जो एक दिन है वो 10 घंटे का होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन होता है। नीति आयोग, तो नीति आयोग के बारे में जान लो, इसका जो है वो नाम चेंज कर दिया गया। इससे पहले ये योजना आयोग हुआ करता था, पहले ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1 जनवरी 2015 से इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया था, 1 जनवरी 2015 से इसका नाम चेंज कर दिया गया। अच्छा, इसके अलावा ये गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है कि इसके बारे में संविधान में लिखित नहीं है, ठीक है। इसके बारे में संविधान में लिखित नहीं है, जो भी संविधान में होता है वो सब आपका संवैधानिक हो जाता है। ये आपका गैर संवैधानिक निकाय है और ये डेवलपमेंट के लिए स्पेशल बनाया गया था, जिसको 1 जनवरी 2015 में बीजेपी की सरकार के द्वारा बदल दिया गया और इसको योजना आयोग से नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसमें एक आपका इसमें उपाध्यक्ष भी होता है और इस टाइम जो उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी है, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, और इन्हें भारत का प्रथम व्यक्ति भी बोला जाता है, तीनों सेना का प्रमुख। और आरबीआई गवर्नर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें तो आरबीआई का सबसे वरिष्ठ अधिकारी, आरबीआई का वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है नाबार्ड का संबंध किससे है। तो नाबार्ड का जो संबंध है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास से है, ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, मुंबई। और इसकी स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 में हुई, 12 जुलाई 1982 में। अच्छा, इसके बाद इसके फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये ज़्यादातर जो है वो किसके लिए वर्क करता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में और एग्रीकल्चर के लिए, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में रहेगा, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हो जाएगी और ये आपका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे शेयर बाजार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो शेयर बाजार को कौन कंट्रोल करता है, वो करता है सेबी, ठीक है, सेबी। जैसे ही एक तरीके से बोल सकते हैं बैंक को कंट्रोल करने का, जो भी बैंक को सिस्टम है, बैंक का जो भी नीति है, पॉलिसी है, जो भी बनाता है वो आरबीआई बनाता है। सेम उसी तरीके से जो शेयर बाजार है उससे रिलेटेड जो भी कानून और कंट्रोलेशन है वो सब कुछ सेबी के थ्रू किया जाता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और नाबार्ड के बारे में एक बात और जान लीजिएगा, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के अधीन होता है, वित्त मंत्रालय के अधीन।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 500 रुपए के नोट के पीछे क्या बना होता है। जो ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हर एक नोट के पीछे क्या बना होता है, वो सब कुछ आप यहाँ पर जान लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसा कि 500 का नोट हमने यहाँ पर ऑलरेडी लगा दिया है, तो अगर आपने देखा होगा ये कि ये कौन सी स्मारक है, तो आप आसानी से बता पाओगे कि ये आपका लाल किला दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, लाल किला। चलो सारी बातें हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि हर एक नोट के पीछे क्या बना होता है। जैसे कि अगर हम लोग 10 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर बना हुआ है, उड़ीसा वाला। ठीक है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर ये कहा है सूर्य मंदिर है। ठीक है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर। 20 रुपए के नोट पर यहाँ पर एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा। 50 रुपए के नोट पर जो है वो आपका क्या बना हुआ है, हम्पी रथ, हम्पी का रथ। ये कहाँ है, कर्नाटक में। हम्पी रथ कहाँ पर है, कर्नाटक में। 100 रुपए में, 100 रुपए में क्या है, रानी की वाव, रानी की वाव। ठीक है, 200 रुपए पर, ठीक है 200 रुपए पर ये कहाँ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो है वो आपका सांची का स्तूप है। क्या है, सांची स्तूप। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, ये जितने भी नोट हैं सभी के बारे में पूछा जाता है, और ये तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये लाल किला है, लाल किला है। और एक नोट जो कि अभी बंद कर दिया गया है, 2000 रुपए का नोट, 2000, उस पर जो है वो मंगलयान बना हुआ था। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान। ठीक है, नोटबंदी के दौरान इस 2000 रुपए के नोट को चालू किया गया था और अभी फिलहाल के लिए इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, चलिए ये आप जरूर से इसको याद कर लेना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस पर क्या बना हुआ है, जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए संतोष ट्रॉफी के बारे में हम लोग जो यहाँ पर बात करते हैं, संतोष जो ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर संतोष ट्रॉफी के बारे में देखते हैं। तो क्रिकेट में कौन कौन सा होता है, रणजी, ठीक है, और एशिया कप, ये किसके होते हैं, क्रिकेट के, एशिया कप। फुटबॉल में है जो आपका संतोष ट्रॉफी। और इसके साथ साथ में आपका होता है डूरंड कप। ठीक है, और हॉकी में जो है वो आपका ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद कप। ठीक है, ध्यानचंद कप और रंगास्वामी कप। बैडमिंटन में आपका उबेर कप और थॉमस कप। ठीक है, संतोष ट्रॉफी के बारे में बोला गया था, तो ये आपका किससे है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी जो है वो आपका फुटबॉल से रिलेटेड हो जाएगा। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप भी जो है किससे रिलेटेड है, वो आपका फुटबॉल से ही है। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप भी आपका फुटबॉल से रिलेटेड दे रखा है। चलिए आगे यहाँ पर बोला गया है कि विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आप लोग बताइएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ADE ये जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन बी और सी ये जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन है। कभी कभी ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील है या निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है, आप उसमें से छाटिएगा। तो बी और सी है, गई भैंस पानी में, तो इससे याद रख सकते हो आप कि ये पानी में घुलने वाला विटामिन है। B1 B2 B3 B5 B12, तो सारे के सारे जितने भी बी वाले हैं वो, और आपका सी। ठीक है, तो ये पानी में घुलनशील है, और ADE के जो है वो आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन सी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो रेटिनॉल जो है वो आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और कैल्सीफेरॉल जो है आपका विटामिन डी का है। टोकोफेरॉल जो है वो आपका विटामिन ई, टोकोफेरॉल विटामिन ई। इसके अलावा आपका विटामिन के है, विटामिन के, तो ये आपका नेफ्थिक यूनान कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है,
तो लास्ट में आपको क्विनॉन याद रखना है, ठीक है। कुल मिलाकर आपको लास्ट में क्विनॉन याद रखना है। तो नेफ्थी क्विनॉन भी लिखा हुआ नजर आ सकता है और आपका फिनिफ्थी क्विनॉन भी लिखा हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके भी यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। B1 आपका हो गया थायमिन, B2 जो है वो आपका राइबोफ्लेविन, और B3 निकोटिनिक एसिड, B9 जो है वो आपका फोलिक एसिड, और B12 है साइबोकोलामाइन फोलिक एसिड, और B12 साइनोकोबालामिन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत धारा मापने की जो इकाई है वो क्या है, ठीक है। विद्युत धारा मापने की इकाई, तो विद्युत धारा को आप किस में नापते हो, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा एम्पियर में, तो हम इसको एम्पियर में नापते हैं। वोल्ट में किसको नापा जाता है, विभवांतर। वोल्ट में किसको नापते हैं, विभवांतर को। और जो ओम है यहाँ पर प्रतिरोध, प्रतिरोध को ओम में नापा जाता है, प्रतिरोध। वाट की बात करें तो यहाँ पर शक्ति, विद्युत शक्ति को जो है वो वाट में नापा जाता है। इसके अलावा शक्ति के और भी मात्रक हैं, ये आपका हॉर्स पावर, ठीक है। तो हॉर्स पावर 1 वाट 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर होता है, ठीक है। यहाँ पर नोट करेंगे एक हॉर्स पावर 1 HP बराबर 746 वाट। इसके साथ साथ में हम किलोवाट शक्ति को जो है वो किलोवाट घंटा में भी नापते हैं, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर यूनिट में भी नापते हैं, यूनिट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है टमाटर का जो लाल रंग है वो किस वर्णक के कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण जो है यहाँ पर टमाटर का रंग लाल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ये पत्तियों का हरा रंग को डिफाइन करता है, पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है वाहनों के पीछे का जो व्यू है उसको कौन सा मिरर यहाँ पर लगा होता है, साइड व्यू, ठीक है। तो गाड़ी के जो साइड में शीशा लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो वो आपका होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण जो होता है वो गाड़ी के अंदर लगा होता है, गाड़ी के अंदर, ठीक है। ड्राइवर सीट के जस्ट बीच में, दोनों जो सीट होती है उसके बीच में जो ऊपर पतला सा इस तरीके से ऐसे लगा होता है सामने फ्रंट व्यू पर, ठीक है। इस तरीके से जो शीशा लगा होता है जस्ट दोनों सीटों के बीच में, तो ये आपका होता है समतल दर्पण। इसमें जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल एक्चुअल दिखती है कि जितना दूर हमसे गाड़ी होगी या कोई भी पार्टिकल होगा उतनी ही सेम डिस्टेंस पर दिखता है। लेकिन जो साइड मिरर होता है उसमें जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है वो हमें दूर नजर आती है, चीज़ें पास होती है लेकिन फिर भी इस शीशे में हमें दूर नजर आता है, क्योंकि इसमें जो है प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण हम यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी एक बड़ी गाड़ी है उसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पर पूरा का पूरा चाहिए, तो इस वजह से एक ऐसा दर्पण हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमेशा जो प्रतिबिंब है वो सीधा बने और छोटा बने। तो ये आपका जो है वो कौन होता है, वो उत्तल दर्पण होता है ऐसा करने वाला। और अवतल दर्पण की बात करें तो यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग आपका दाढ़ी बनाने यानी सेविंग में होता है, दाढ़ी बनाने में, जहां पर भी आप देखोगे कि भाई बारीक काम हो रहा है, ठीक है। जब हमें प्रतिबिंब बड़ा चाहिए, बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो वहां पर हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेविंग में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वहां पर आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी के साइड मिरर की बात करें तो उत्तल दर्पण हो गया, गाड़ी के अंदर जो मिरर लगा होता है वो आपका समतल दर्पण हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उस पर बेस्ड ये पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, फर्स्ट लॉ की बात करें तो यहाँ पर ये कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और अगर वो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये आपका क्या होता है, फर्स्ट नियम होता है न्यूटन का। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड नियम की बात करें, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि F बराबर ma, किसी वस्तु पर अगर फोर्स जितना लग रहा है वो फोर्स उसके द्वारा जो भी एक्सेलरेशन होगा और उसका जो मास होगा उसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है।
तो ये आपका सेकंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ जो है वो ये है कि किसी भी वस्तु पर आप जितना बल लगाओगे तो वो वस्तु उस रिटर्न में उतना ही बल आपको लगाती है। जैसे कि हम किसी भी दीवार पर या बोर्ड पर अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो सामने से भी हमें 10 न्यूटन का ही फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसी सिद्धांत पर ये सिस्टम काम करता है रॉकेट का। तो रॉकेट जमीन पर जितना प्रेशर लगाती है तो जमीन भी उतना ही प्रेशर रॉकेट पर लगाती है, जिस वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ चलता है। ठीक है, तो ये जो है वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, न्यूटन का थर्ड लॉ। पीतल किन दो धातुओं का एलॉय है? पीतल जो है वो किन दो धातुओं का एलॉय है, यहां पर आपको बताना है। अच्छा, लोहा और कार्बन की बात की जाए तो इस्पात जो है, इस्पात, लोहे में कार्बन को मिलाने से इस्पात बनता है। ठीक है, तांबा और टिन ये होता है आपका कांसा। ठीक है, ये क्या होता है? कांसा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, वहां पर कांसे का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो रहा था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मिश्र धातु बनाने का भी ज्ञान था। और वो कैसे बनाते थे? तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तांबा और जस्ता, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो तांबा और जस्ता हो जाएगा। इन दोनों को मिलाने से ही आपका क्या बनता है? पीतल बनता है। ठीक है, पीतल यहाँ पर इस तरीके से बनता है, तांबा और जस्ता को मिलाने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो ऊष्मा या बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, विद्युत का या ऊष्मा का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो होता है भाई चांदी। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो आता है, सेकंड नंबर पर वो होता है कॉपर। ठीक है, क्या है? कॉपर। क्योंकि चांदी जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है, उतना उसका यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके कंपेयर में दूसरा सबसे ज्यादा जो है वो कॉपर होता है। इस वजह से कॉपर का यूज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ऊष्मा और लाइट का सबसे अच्छा कुचालक है सेकंड नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर जो है वो आपका क्या रहता है? चांदी रहता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग सोने की बात करें तो इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है, इसका ऑक्साइड नहीं होता है। ठीक है, सोने का जंग नहीं लगता है भाई। जंग किस वजह से लगता है? जब हम उसका ऑक्साइड बना देते हैं। जैसे लोहा है फेरस, तो फेरस ऑक्साइड बन जाता है जो कि रेड कलर का होता है, वो जंग बोलाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ही वो प्रतिक्रिया करता है, लेकिन सोने के साथ में ऐसा नहीं है, वो जंग नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? विद्युत धारा की इकाई एसआई इकाई क्या है? देखो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो भाई इसको जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए जो नॉन टेक्निकल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पैरामेडिकल के क्षेत्र में अगर हैं और नॉन टेक्निकल के लिए परेशान है और सर्च करने भी जाते हैं तो उनको प्रॉपर जो है वो नॉन टेक्निकल क्लासेस नहीं मिलती हैं पैरामेडिकल के लिए। तो ये स्पेशल क्लासेस उनके लिए ही लगाई गई हैं। और वैसे भी आपका MCRE 4 आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है, लाइक कर देना जो क्वेश्चन हमने पूछा है, कमेंट करना और कैसी लग रही क्लास इसके बारे में भी आपको बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिनिमम भाई 3 लोगों को जरूर इसको शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो एम्पियर है, ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दे रखा है आंख का कौन सा जो भाग है वो उस रंग को निर्धारित करता है जो हम देखते हैं? तो ये आपका होता है आइरिश, आइरिस। ठीक है, जो भी रंग हम लोग देखते हैं उसका निर्धारण कौन करता है? आइरिस करता है। अच्छा, आइरिस के अलावा एक और इसके बारे में एक और बात ये है कि ये लाइट को कंट्रोल करता है। किसको? लाइट को कंट्रोल करता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा धूप में जब चले जाते हैं और उसके बाद में एकदम से अगर हम अंधेरे में आते हैं तो फिर हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हम धूप में जाते हैं तो ये आइरिस जो है वो क्या करता है कि इसको पुतली को जो है, मतलब कि जो आँख है उसके अंदर लाइट को बहुत ही कम कर देता है। ठीक है, मतलब ये कंट्रोल कर रहा है लाइट को। किस तरीके से लाइट को कंट्रोल करता है? कि कम से कम यहाँ पर प्रकाश जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है जिस वजह से लाइट बहुत ज़्यादा अंदर हमारे अंदर चली जाती है। तो क्या करता है कि आँख की पुतली को छोटा कर देता है, लाइट कम आती है। ठीक है, तो जैसे ही आप अंधेरे में जाते हो, चूँकि बहुत लाइट का जो मात्रा है वो बहुत ही कम आँख में जा पा रही, जिस वजह से हमें अंधेरे में एकदम से कुछ नहीं दिखता है, थोड़ी देर के बाद में फिर दिखने लगता है। ठीक है, क्योंकि फिर से वो जो है प्रकाश को, बहुत ज़्यादा प्रकाश को अंदर की ओर ऑब्जर्व करने लगता है। जितना ज़्यादा प्रकाश आँख की तरफ जाएगा उतना ही फिर हमें दिखता है। ठीक है, पूरा जो सिस्टम है वो रिफ्लेक्शन पर काम करता है। लाइट अंदर गई, रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद में ही हमें चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो लाइट को कंट्रोल करता है ये कौन करता है? ये आइरिस के थ्रू होता है। ये ऑटोमेटिक है कि ज़्यादा लाइट हो रही है तो फिर आंखें बंद होने लगती हैं। ठीक है, या छोटी होने लगती हैं, और जब लाइट कम होती है तो फिर इस तरीके से आंखें फैल जाती हैं और आप ज़्यादा ध्यान लगाकर चीज़ों को देख रहे होते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर इंटर कर सके। ठीक है, सेम चीज़ें, बिल्कुल सेम चीज़ें कैमरे के साथ में भी होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स जो है वो किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स जो है वो HIV के कारण होता है।
ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो हेपेटाइटिस वायरस से जो है हेपेटाइटिस होता है, पोलियो वायरस से आपका पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उससे आपका इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन इसमें नहीं पता चलता है, तो आपका ये फुल फॉर्म मोस्टली पूछे जाते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म बता दीजिए और HIV का बता दीजिए, ठीक है, दोनों लगभग सिमिलर ही है, उसमें S है तो सिंड्रोम हो जाएगा, इसमें V है तो वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव का जो दाब है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ एक ही फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, जो दाब होता है P बराबर ये आपका होता है DGH। तो यहाँ पर D क्या है, डेंसिटी, D क्या है, डेंसिटी यानी कि घनत्व, ये फार्मूला है, ठीक है। किसी भी या बीकर ले सकते हो या बर्तन ले सकते हो, तो किसी भी आप बोल सकते हो आर्टिकल है हमारे पास में बीकर है, तो उसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड जो है वो इसकी सरफेस पर प्रेशर डालता है और उस प्रेशर को मेजर किया जा सकता है इस फार्मूले की हेल्प से, रो P बराबर DGH, ठीक है, या इसको आप रो GH भी बोल सकते हो, रो मतलब यहाँ पर डेंसिटी से है, G जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड या कहीं कहीं पर 9.8 भी दे रखी होती है, ये तो फिक्स होता है भाई, क्वेश्चन में ही गिवन होगा, या तो 10 रख लीजिए या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख लीजिए। इसके अलावा H क्या है, हाइट ऑफ HIGHT, ठीक है, तो हाइट ऑफ जो भी आपके पास में कंटेनर है, बीकर है, उसकी, ठीक है, जहां पर आपको प्रेशर चाहिए जिस भी प्लेस का, तो देखो ये आपका घनत्व पर भी डिपेंड करता है, ये गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्वीय स्थिरांक है उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई G कितना है, 9.8 है या 10 है या फिर ज़्यादा है या कम है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो स्तंभ की ऊंचाई पर भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक निकालना चाह रहे हो, मतलब किस पॉइंट तक आप निकालना चाह रहे हो, वो ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है, तो द्रव की ऊंचाई पर भी ये डिपेंड करता है। ये जो है किस पर नहीं डिपेंड करता है, ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता है, शेप ऑफ कंटेनर पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये मल्टीपल टाइम्स बार ये चीज़ पूछी गई है, ठीक है। तो ये किसी भी आकार का हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ 3 बातों पर डिपेंड करता है, क्योंकि फार्मूला में सिर्फ 3 ही चीज़ें दे रखी हैं, इसके अलावा ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर दर्रों के बारे में। तो नाथुला दर्रा, ये जो है आपका नाथुला दर्रा कहाँ पर दे रखा है, सिक्किम में, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर जैसे उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपका सिपकिला है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में आपका दिहांग और दिफू, दिहांग दर्रा और दिफू दर्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगरा का किला जो है वो किसने बनवाया, ठीक है। देखो आगरा का किला ये किसने बनवाया था, ये आपका बनवाया है अकबर ने, जो आगरा का किला है वो अकबर ने बनवाया। ये भी एक देखो लाल किला ही है, ये आपका जो है वो इसको भी लाल किला ही बोला जाता है। लाल किला 2 हैं, एक तो आगरा में है जिसके बारे में यही बताया गया कि भाई ये अकबर ने बनवाया, कौन सा, ये आगरा वाला, और एक लाल किला जो है वो दिल्ली में है जिसमें अभी बम ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग लोगों ने बनवाया है, कौन कौन, ये तो अकबर, हमने अभी आपको जस्ट बता दिया कि भाई ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, और ये जो दिल्ली वाला है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, शाहजहां के द्वारा, ठीक है, ये आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, ठीक। चलिए अब शाहजहां के द्वारा और क्या क्या बनवाया गया, ताजमहल, ये तो आगरा में ही है, और इसके अलावा ये लाल किला जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं दिल्ली वाला, ठीक है। और जामा मस्जिद भी है, जामा मस्जिद, ठीक, ये 3 चीजें हो गई। इसके अलावा इसने जो है वो मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद इसने दोनों जगह बनवाई है, एक तो आपका आगरा में भी और दिल्ली में भी, आगरा वाली भी इसी ने बनवाया, और मोती मस्जिद जो आपकी दिल्ली में भी है एक, उसका भी निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो स्मारक किसके शासनकाल में बनी, ठीक है, तो आपके पास आंसर आना चाहिए मुगल काल में, सबसे ज़्यादा जो है वो शाहजहां के शासनकाल में ये सब हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मुगल वंश का संस्थापक आपका यही था बाबर, ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक।
मुगल वंश संस्थापक। और मुगल वंश का ये जो लास्ट शासक था, लास्ट शासक, उसके बाद तो सारे के सारे जो भी हुए वो अयोग्य शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? काला धन और नकली मुद्रा को रोकना। ठीक है, काला धन और नकली मुद्रा को रोकना, बैंकों को बंद करना और नए नोट छापना और ब्याज दर बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर था कि काला धन और नकली मुद्रा को रोकना। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन करा गया था। ठीक है, और ये जो है वो 8 नवंबर 2016 8 नवंबर 2016 को ये किया गया था, जहां पर 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया था। नया 500 का नोट आया था और 2000 रुपए का नया नोट आया था। हालांकि अभी फिलहाल में 2000 का नया वाला नोट भी बंद कर दिया गया है। इस 500 के नोट पर पीछे लाल किले छपा हुआ है, नया वाले की बात कर रहे हैं, और 2000 के नोट पर जो आपका मंगलयान छपा हुआ था। ठीक है, बाकी सारे के नोट के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया। ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है वो 8 नवंबर 2016 को हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस वाले को बैन कर दिया गया, इस वाले को बंद कर दिया गया, 1000 का नोट भी और ये वाला 500 का नोट भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पुलिस व्यवस्था में पुलिस व्यवस्था संविधान की किस सूची का विषय है? पुलिस जो है वो हमेशा किस सूची का विषय होता है? वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये पूरी जो पुलिस की कंट्रोलिंग है वो किसके थ्रू होती है? राज्य के थ्रू होती है, यानी कि वो जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं। अगर संघ सूची का कोई भी विषय है तो फिर ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगा। ठीक है, तो जो भूमि का मैटर होता है, जो पुलिस का मैटर है, ठीक है, तो ये सारे जो मैटर्स रहेंगे ये आपके राज्य सूची के विषय में आते हैं। ठीक है, सिंचाई का भी मैटर आपका राज्य सूची का ही विषय रहता है, जैसे शिक्षा हो गया। और जो मैटर, जो भी आपके विषय स्टेट और राज्य दोनों में मिक्स होते हैं, मतलब कि जिस पर केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है, उसको जो है समवर्ती सूची में डाला गया है। जैसे कि आपका शिक्षा हो गया। ठीक है, शिक्षा पर कोई भी कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और आपका केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो ऐसे विषयों को जो है वो किसमें? समवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक है, किसमें डाला गया है? समवर्ती सूची में। जिस पर केवल और केवल राज्य सरकार नियम बना सके वो राज्य सूची में है, जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार नियम बना सके वो जो है संघ सूची में है। ठीक है, जैसे किसी भी स्टेट का नाम बदलना हो, ठीक है, या किसी भी बाहरी क्षेत्र को, कोई भी बाहरी क्षेत्र है उसको भारत में मिलाना हो, ऐसे मुद्दे वो सब कुछ जो है वो किस पर जाएंगे? विदेशी कोई भी आपका मैनेजमेंट है, ठीक है, वो सब कुछ जो भी मुद्दे होंगे, जो भी बातचीत होगी, वो सब कुछ आपका संघ सूची में होगा, यानी वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। कोई भी आपकी विदेश नीति हो गई, उससे रिलेटेड सब कुछ आपका किस पर रहेगा? संघ सूची पर रहेगा। ठीक है, इस पर राज्य सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। और ये जो सूची है वो 7वीं अनुसूची यानी 7वीं शेड्यूल्स में दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला दे रखा है आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो 4 4 8 और 4 12, टोटल यहाँ पर कितने अंक होते हैं भाई? आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि अब इस आधार कार्ड का काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों का घाट कहा जाता है? घाटों का शहर बोल सकते हो, घाटों का भी घाट बोल सकते हो, तो यहाँ पर है वाराणसी। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर है वाराणसी। अयोध्या के बारे में बात करें तो ये आपका राम जन्मभूमि हो गया, और मथुरा के बारे में कृष्ण जन्मभूमि। ठीक है, चलिए, पुलिस स्टेशन में जीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीडी जो है वो आपका जनरल ड्यूटी है। ठीक है, जीडी क्या है आपका? जनरल ड्यूटी। फेसबुक की जो मूल कंपनी है वो कौन सी है? तो फेसबुक की मूल कंपनी है यहाँ पर मेटा। अच्छा, मेटा की और भी चीज़ों की कंपनियां हैं, जैसे कि ये आपका फेसबुक के अलावा, चलो सबसे पहले तो आपका फेसबुक ही हो गया, फेसबुक की भी ये आपकी मूल कंपनी हो गई। इसके अलावा व्हाट्सएप की है। ठीक है, व्हाट्सएप के अलावा जो है वो आपका इंस्टाग्राम, ठीक है, तो इन सभी की जो है पेरेंट कंपनी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि मूल कंपनी वो मेटा ही है। अच्छा, इसके अलावा जो है
मैसेंजर और थ्रेड्स। मैसेंजर भी यही है और थ्रेड्स। जैसे ट्यूटर है, सेम वैसा ही मेटा कंपनी ने भी अपना निकाला है थ्रेड्स, जो कि आप इंस्टाग्राम पर इसका ऐड वगैरह देखते होगे। तो ये सेम टू सेम आपका ट्विटर के जैसा ही है। बाकी इन सभी की जो पेरेंट कंपनी है वो मेटा ही है, ठीक है। इसके जो सीईओ हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं, संस्थापक भी हैं और सीईओ भी हैं, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, स्टार्टिंग में इन्होंने फेसबुक चालू किया था, उसके बाद व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और थ्रेड्स, ये सब कुछ बाद में एक्वायर कर लिया। ठीक है, थ्रेड्स तो बाद में बनाया गया था, बाकी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बाद में एक्वायर कर लिया, और फेसबुक के साथ साथ में मैसेंजर इनका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है डिजिटल इंडिया अभियान की जो शुरुआत है वो कब हुई। तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है वो 2015 में स्टार्ट किया गया था इसको। तो इसके अलावा और भी आप देख लीजिए, 2014 में जनधन योजना, और इसके साथ साथ में स्वच्छ भारत, और 2015 में जो है वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनएससी में कितने स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो स्थायी सदस्यों की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 5 है, और टोटल सदस्यों की बात करें तो यहाँ पर है 15, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हो गए, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, ये स्थायी हैं परमानेंट सदस्य, और ये हैं अस्थायी। ठीक है, ये अस्थायी सदस्य हैं जो कि 2 साल के लिए यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं, 2 वर्ष के लिए यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में कौन कौन से हैं, आपका रूस हो गया, और यूएसए है। ठीक है, रूस है, यूएसए, यूके, फ्रांस, और इसके अलावा चाइना। ठीक है, तो ये आपके पास में 5 हो गए, और 10 अस्थायी हैं जो कि 2 सालों के लिए यहाँ पर नियुक्त करे जाते हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसी का यह एक अंग है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1945 में है, और न्यूयॉर्क इसका, बस यही आपसे पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, तो न्यूयॉर्क रहेगा। और बाकी ये चीज़ जो हमने आपको बता दी कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका स्थायी सदस्य है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से ये एक नाम आपको पिक करना होगा। ठीक है, या फिर ऐसा दे दिया जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है। चार जो है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके इसमें से दे रखे होंगे, और एक ऑप्शन अलग से दे रखा होगा, उसको पहचानना होगा। ठीक है, चलिए कांस्टेबल, पुलिस बल में कांस्टेबल के बाद में अगला जो पद है वो कौन सा होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे कांस्टेबल है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कांस्टेबल से नीचे आप बोल देते हो कि होमगार्ड, तो होमगार्ड एक अलग चीज़ है, कांस्टेबल एक अलग है। हालांकि ड्रेस आपको देखने को सेम लग सकती है, खाकी ही होती है, लेकिन वो अलग डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो अलग है, जिसकी स्टार्टिंग कांस्टेबल से ही होती है। सबसे छोटा पद है पुलिस विभाग में, सबसे छोटा पद। ठीक है, सबसे छोटा पद, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके नीचे कोई भी नहीं है। कांस्टेबल के बाद में आपका होता है हेड कांस्टेबल। ठीक है, इसके बाद में होता है एएसआई। ठीक है, ये आपका सिंगल स्टार, और इसके बाद में जो है वो आपका एसआई डबल स्टार, और इसके बाद में जो है वो ट्रिपल स्टार यानी इंस्पेक्टर। ठीक है, इसके बाद में जो है वो आपका आता है डीएसपी, ये भी आपका ट्रिपल स्टार ही होता है। और पुलिस बल में जो सबसे बड़ा होता है वो है डीजीपी, ये स्टेट में सिर्फ एक ही होता है, डीजीपी। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो प्रमोशन रहता है वो इसका रहता है हेड कांस्टेबल का। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हेड कांस्टेबल हो जाएगा। हालांकि ये जो हमने आपको बताया है ये सर्कल का हेड होता है, यानी जहाँ पर आपका जो भी एरिया होगा जिसमें 3 से 4 थाने आते हैं एक सर्कल में, उसका पूरा हेड जो है वो डीएसपी होता है। ठीक है, पीसीएस के थ्रू आप यहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हो, पीसीएस के थ्रू इसमें जो आपका एसडीएम के बाद में जो अगली पोस्ट होती है वो डीएसपी होती है, या फिर आप अगर सब इंस्पेक्टर लगते हो तो प्रमोट होकर आप इंस्पेक्टर, उसके बाद में एसएचओ, मतलब इंस्पेक्टर का ही एक लेवल होता है जहाँ पर 3 स्टार आपका है, और अगर आपको थाने का चार्ज दे दिया जाएगा तो फिर आपको एसएचओ बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रमोशन होता है वो आपका डीएसपी का होता है, यानी एसआई वाला डीएसपी तक लास्ट में पहुंच सकता है।
लेकिन अगर आप पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पर पहुंच जाओगे डीएसपी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो आपका विश्व हिंदी दिवस के बारे में बोला गया है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को जो है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, 2 हिंदी दिवस हो गए हमारे पास, एक राष्ट्रीय है और एक जो है वो आपका विश्व हिंदी दिवस है। ठीक है, 15 अगस्त सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस है। 26 जनवरी जो है वो यहाँ पर जब हमारा संविधान लागू करा गया था, और 21 फरवरी जो है वो मातृभाषा दिवस है। 21 फरवरी क्या है? मातृभाषा दिवस। ठीक है, और 26 नवंबर जो है वो याद रखेंगे संविधान दिवस के बारे में। केंद्र सरकार को किस वेतन आयोग की जो है वो मंजूरी दे दी गई है? तो यहाँ पर 8वें वेतन आयोग की जो है मंजूरी दे दी गई है। प्रेजेंट टाइम में जो है वो 7वां वेतन आयोग चल रहा है और इसको मंजूरी मिली थी 2016 में। 2016 से ये आपका चल रहा है। ठीक है, और बात करें यहाँ पर वेतन आयोग की, तो ये जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, क्योंकि पूरा फाइनेंस से रिलेटेड काम है, तो ये सब कुछ आपका किससे जाएगा? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। जैसा कि हमने नाबार्ड का बताया था कि वो जो नाबार्ड है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। योजना आयोग जो हमने बताया था कि वो एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी उसका कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र नहीं दे रखा है, बट इसका दे रखा है वेतन आयोग का। अगला दे रखा है संविधान की 11वीं सूची में कुल कितने विषय हैं? संविधान की 11वीं सूची जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है। 73वें संविधान संशोधन 1993 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत ये 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें टोटल की 29 जो विषय थे वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमा का जो है वो पूर्ण रूप क्या है? फेमा का जो है पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो फेमा का फुल फॉर्म है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या अर्थ है? मनी लॉन्ड्रिंग का क्या अर्थ है? पुराने नोटों को धोना, अवैध नोटों को वैध बनाना, बैंक से कर्ज लेना। तो बिल्कुल साफ ही आपको क्लियर दिख रहा होगा, बैंक से कर्ज लेना, ये तो आपका लोनिंग हो गया। ठीक है, भ्रष्टाचार, तस्करी, सीधी सी बात यह है कि अवैध नोट को वैध बनाना। ठीक है, अवैध नोट को वैध बनाना, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीएसटी के तहत जो है आईजीएसटी का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जीएसटी की, जीएसटी, ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 2017 को हुई थी। 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, ये 3 तरीके का होता है। एक तो हो गया आपका एसजीएसटी, सीजीएसटी और आपका आईजीएसटी। अब जीएसटी का सबसे पहले पूरा नाम आप यहां पर देख लीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब जीएसटी का पूरा नाम तो पता चल गया सभी में। इसके साथ साथ जो एस लगा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? स्टेट। ठीक, आगे जीएसटी का पूरा नाम तो आपको पता ही चल गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। यहाँ पर जो सी होता है वो आपका क्या होता है? सेंट्रल, यानी कि केंद्र। मतलब स्टेट को जो भी जाएगा वो एसजीएसटी होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा वो आपका सीजीएसटी होता है। इसके साथ साथ में तीसरा जो आईजीएसटी होता है ये होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो यहाँ पर इसी की बात हो रही थी, डी वाला जो ऑप्शन है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ में जब ये लाया गया था, अभी तो इसका 2.0 चल रहा है, दूसरा वर्जन आ चुका है, तो इसकी स्लैब की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 स्लैब हैं। अभी तो इसका 2.0 वर्जन भी आ चुका है जिसमें स्लैब को चेंज किया गया है। पहले 4 यहाँ पर स्लैब थी, 5%, 12%, 18% और ये 28%। जीएसटी 2.0 आने के बाद में यहाँ पर 2 स्लैब हटा दी गई हैं। कौन कौन सी? ये आपका 12% और 28%, ये स्लैब हटा दी गई है। अब आपकी सिर्फ और सिर्फ 5% और 18% जीएसटी बचा है। ठीक है, करंट में ये 2 स्लैब चल रही हैं, 12% और 28% जो स्लैब है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये आपसे पूछा जाएगा कि ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आप बोलोगे ये इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको सीधा सीधा नहीं देना होता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स की बात करें जो डायरेक्टली आपको ही देना होता है, जो कि होता है इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिए ये अप्रत्यक्ष कर है। ये जो है वो आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्या दे रखा है?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो यहाँ पर एक्स का जो पुराना नाम है वो है ट्विटर। ठीक है, एक्स का जो पुराना नाम है वो ट्विटर है। ठीक है, और इसको एलन मस्क ने खरीद लिया था। ठीक है, इसको एलन मस्क ने 2022 में खरीद लिया था और 2023 में इसका नाम एक्स कर दिया गया। इसका जो नाम चेंज किया गया है वो नेक्स्ट ईयर किया गया, यानी 2023 में। 2022 में इसको एक्वायर करा गया था एलन मस्क के द्वारा, 23 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पिन कोड में कितने डिजिट होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अपना जो पिन कोड है उसको आप देख लीजिए और सीधे आप बता सकते हो कि पिन कोड में यहाँ पर टोटल 6 डिजिट होते हैं। ठीक है, पिन कोड में टोटल 6 डिजिट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2000 के नोट पर काहे का साइन बना होता है? तो हमने सारे के सारे आपको बता दिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मंगलयान हो जाएगा। अच्छा, सांची के स्तूप की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 के नोट पर सांची का स्तूप बना होता है। रानी की वाव जो है वो आपका 100 रुपए के नोट पर बना होता है और लाल किला जो है वो 500 के नोट पर बना होता है। 10 रुपए के नोट पर क्या होता है ये आप लोग चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइएगा 10 रुपए के नोट पर क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्या दे रखा है? अगला दे रखा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को किस नाम से जाना जाता है? क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर देना इसको। पूरा ऑथेंटिक कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपको लगेगा भाई ये सब कुछ हम पढ़ के आए हैं। डेफिनेटली जो क्वेश्चन है वो आपके मैच होने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर का भी लास्ट में यहाँ पर सेशन रखा हुआ है, तो अभी आप इसको छोड़कर मत जाइएगा, पूरा का पूरा यहाँ पर कवर कर लीजिए। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सूखी बर्फ ड्राई एस जिसको बोला जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा आपका क्या होता है, इसका फार्मूला NaHCO3। भारी जल जो है इसका फार्मूला क्या होता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नमक का क्या होता है, NaCl। ठीक है, चलिए आकाश का रंग नीला जो है वो किस घटना के कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग है वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो नीला रंग है वो होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या होता है, मरीचिका का क्या मतलब है, जैसे गर्मियों में आप देखते होगे कि जैसे चल रहे हो रोड पर तो आपको थोड़ी दूर पर पानी नजर ऐसा आता है कि रोड पे पानी भरा हुआ है, वहां तक पहुंचते हो तो फिर लगता है कि अब और आगे पानी बढ़ गया है। ठीक है, तो ये जो भ्रम है ये किससे जनरेट होता है, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल जो है सबसे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हीरे का चमकना। एक बार जब लाइट जो है वो हीरे में एंटर करती है उसके बाद में उसी में घूमती रहती है तो वो चमचमाता रहता है, तो उसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। ठीक है, तो हीरे का चमकना। चलिए इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब भी आप वाईफाई लगवाते हो तो वहां पर ऑप्टिकल फाइबर या जियो फाइबर केबल जो भी होते हैं उनमें डेटा जो है वो इस तरीके से बंडल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है और उसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थ्रू ही डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करा जाता है लाइट की स्पीड से। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर जब भी पूछा जाएगा तो इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आप सीधा बोल देना कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, और प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए तो प्रकाश का अपवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप ग्लास में पानी में अगर आप पेंसिल को रखते हो तो उसका टेढ़ा दिखना, पानी में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखना, पानी में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखना, पेंसिल का टेढ़ा दिखना। ठीक है, तो ये तो बहुत ही लोगों को पता होता है, कॉमन सी बात है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, कम लोगों को ये बात पता होती है। और उसके साथ साथ में इंद्रधनुष का बनना, तो ये जो है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये जो चीजें हैं वो अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती हैं। और इसके साथ साथ में प्रकाश का परावर्तन क्या है, जैसे कि आप समतल दर्पण में चेहरे देखते हो, चेहरा देखना किसमें, समतल दर्पण में, मिरर में, सीधा बोल दो कि मिरर में। ठीक है, और उसके साथ साथ में एक और बेस्ट एग्जांपल है कि पानी में परछाई,
पानी में जब आप प्रतिबिंब बनता हुआ देखते हो या पानी में परछाई बोल सकते हो, वो भी एक एज ए मिरर की तरीके से ही वर्क करता है। तो वहां पर क्या होता है, परावर्तन होता है। ये चारों जो एग्जांपल्स हैं वो सीधा एग्जांपल देकर ही पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, तो आपने कहा कि यहाँ पर प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। ऐसे ही पूछा जाएगा कि भाई ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, या फिर पूछा जा सकता है कि तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर है। ये ऑप्शंस आपके सेम ऐसे ही दे रखे होंगे। ठीक है, चलिए। इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो मानव शरीर के किस अंग से निकलता है, तो इंसुलिन जो है वो आपका अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, यकृत से जो है वो पित्तरस निकलता है। यकृत से निकलने वाला जो पदार्थ है वो पित्तरस है, यकृत से निकलता है और अग्नाशय में जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूध में मौजूद जो प्रोटीन है वो कौन सा है, दूध में प्रोटीन जो है वो कौन सा है, आप बोलोगे कैशीन। दूध में क्या है, कैशीन। और यहां पर हीमोग्लोबिन, ये जो है वो ब्लड का रेड रंग, ब्लड का लाल कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्या दे रखा है, बैरोमीटर का उपयोग क्या नापने के लिए होता है, तो बैरोमीटर जो है वो आपका वायुमंडलीय दाब नापने के लिए होता है। आर्द्रता नापने के लिए हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। ठीक है, तापमान नापने के लिए आपके पास में थर्मामीटर होता है, तापमान नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है, डेसिबल में नापी जाती है, डीबी। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो डेसिबल होता है। ठीक है, क्या होता है, डेसिबल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है, जल का जो क्वथनांक होता है वो समुद्र तल पर कितना होता है। जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो ये आपका हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन आता है कि वाटर का डेंसिटी, घनत्व मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो द्रव है यानी पानी, उसका जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से जब भी झील में पानी जो है वो जम जाता है, फिर भी उसके नीचे जितने भी जानवर होते हैं, जैसे मछली हो गया या और भी अदर जलीय जंतु हैं, वो सारे के सारे जीवित रहते हैं। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि इसका जो डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस का वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऊपर बर्फ जमी हुई है, नीचे जो पानी भरा होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर नीचे पानी भरा होता है। अगर कोई भी झील जमी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी झील जमी हुई है, नहीं, सिर्फ ऊपर का ही स्ट्रक्चर यहाँ पर जमा हुआ होता है, नीचे आपका पूरा का पूरा पानी भरा होता है जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला दे रखा है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य रूप से जो इफेक्ट था वो किस फसल में देखने को मिला, जो कि है आपका गेहूं। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, एम एस स्वामीनाथन। और अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। वर्ल्ड में यानी विश्व में जो है वो हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्यक्ष कर की विशेषता क्या होती है। प्रत्यक्ष कर जैसा कि नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट, जिसमें कि सीधा सीधा पर्सन पर ही लगता हो, यानी कि इसे आसानी से दूसरों पर डाला जा सकता है नहीं। इसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर इसे लगाया जाता है, बिल्कुल जिस पर ये लगाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ उसी पर पड़ेगा, सब पर इस पर फर्क नहीं पड़ता। या वस्तुओं और सेवाओं के लिए लगाया जाता नहीं, वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो है वो आपका जीएसटी लगता है। और जीएसटी हमने आपको बताया कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, उसके बाद यह मुख्य रूप से अमीरों पर लगाया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। अमीर मतलब जिसके पास में ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, जिसके बाद जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर उसका जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, वहाँ पर जो है वो आपका क्या लगता है, इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर की बात की जाए तो ये वो उसी व्यक्ति पर लगाया जाता है जिस पर प्रत्यक्ष कर की विशेषता यह है कि इसका भार सिर्फ उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर इसे लगाया जाता है। ठीक है, चलिए मीठे पानी की सबसे बड़ी जो है वो कृत्रिम झील कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, ये कृत्रिम झील के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इसके देखो 2 आंसर हो जाएंगे। अगर कृत्रिम झील पूछे सेम ही क्वेश्चन में, अगर कृत्रिम झील पूछे तो हमारे पास में ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्राकृतिक झील पूछे तो हमारे पास में आंसर ये हो जाएगा। यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो प्राकृतिक
मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो वो आप बोलोगे कि ये वुलर झील हो जाएगी। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो कौन सी हो जाएगी, ये आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में आपकी चिल्का झील हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो ये नारा जो दिया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो है वो पुस्तक लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनकी पुस्तक रहेगी। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। ठीक है, और यहीं पर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी। ब्रह्म समाज। ठीक है, एमजी रानाडे ये जो है वो ये जो है बाल गंगाधर तिलक के गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोनों के जो है वो गुरु थे, इनके गुरु नहीं थे, ये दोनों लोगों के गुरु जो है वो एमजी रानाडे थे। ठीक है, चलिए, और इनको जो है वो वेस्ट इंडिया में यानी पश्चिम भारत में, वेस्ट इंडिया में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता। ठीक है, और शिकागो अधिवेशन का संबंध किससे था? वो स्वामी विवेकानंद जी से था। चलिए, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है कि भारत में टोटल कितने स्टेट और कितने यूटी हैं। तो 28 स्टेट हैं। ठीक है, 28 स्टेट और 8 यूटी, ऐसे याद रखना। 28 का ये जो 8 है वो आप याद रखना। तो 28 स्टेट हो गए और 8 यूटी हो चुके हैं। ठीक है, 2 को मर्ज कर दिया गया था और एक जो स्टेट था उसका 2 बनाया गया था यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो जो अभी के टाइम पर फाइनल जो है वो 28 स्टेट है हमारे पास में और 8 यूनियन टेरिटरी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्या दे रखा है? अगला दे रखा है, अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध संगीतकार थे वो कौन थे? तो ये थे तानसेन। इनके जो गुरु थे वो थे बैजू बावरा। इसके अलावा बीरबल टोडरमल और ये अब्दुल फजल, ये सारे के सारे जो थे वो नवरत्न में से एक थे। ठीक है, अकबर ने अपने नवरत्नों को रखा हुआ था, तो उसमें से ये सारे के सारे जो दे रखे हैं वो नवरत्न ही है। ठीक है, चलिए, 1857 की क्रांति के समय जो दिल्ली का जो विद्रोह था, दिल्ली में जो विद्रोह का नेतृत्व था वो किसने करा था? अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो आप बोलोगे कैनिंग। कौन था? कैनिंग, जो कि भारत का पहला वायसराय भी बना था। 1857 की क्रांति के बाद में हमने यहाँ बताया था कि पूरी जो सत्ता थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से हट करके। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल था जिसके हाथ में पूरी पावर थी उसको वायसराय बना दिया गया था, जो कि पहला वायसराय कैनिंग बना था। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर नाना साहब जो कि कानपुर से थे। कानपुर से नेतृत्व किसने संभाला था? नाना साहब ने। और इनके सेनापति जो थे वो कौन थे? तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे। तात्या टोपे इनके सेनापति थे जिन्होंने भी कानपुर से नेतृत्व संभाला था, कानपुर और ग्वालियर से। इसके बाद लक्ष्मीबाई झांसी। झांसी से 1857 का जो विद्रोह था उन्होंने संभाला था। दिल्ली से जो थे वो थे बहादुर शाह जफर। दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। बेगम हजरत बहन लखनऊ से इन्होंने पूरा मोर्चा संभाला था 1857 की क्रांति का। ठीक है, और राणा साहब थे, उनका जो नाम था दूसरा वो था धोंदू पंथ। ठीक है, क्या था? धोंदू पंथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक, जो त्रिपिटक था वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक मतलब, सबसे पहले तो इसका बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यह है कि 3 टोकरी या 3 पिटारे, कोई सा भी वर्ड यहाँ पर जैसा कि आपके ऑप्शंस दे रखे होंगे उससे आप समझ लीजिए कि 3 टोकरी हैं, 3 बास्केट हैं या 3 पिटारा। एक्चुअल में क्या था ये 3? ये था सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। ठीक है, तो ये त्रिपिटक इनको बोला गया और ये किस में है? बौद्ध धर्म में है। चलिए आगे दे रखा है। अब यहां से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर। ठीक है, तो यहां से अब आपकी कंप्यूटर स्टार्ट हो गई है।
कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, MS विंडोज में एक मैजिक शॉर्टकट है जिसका उपयोग रिसाइकिल बिन में बिना स्टोर किए हुए किसी भी चीज को हम डिलीट कर सकते हैं और उसका संयोजन की पहचान आपको करना है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कंप्यूटर में किसी भी चीज को डिलीट करते हो, हालांकि ये सिस्टम अब फोन में भी आ गया है कि जब आप इसको डिलीट करते हो तो फोन में एक ऑप्शन होता है रिसेंटली डिलीटेड, उसमें जाता है, और कंप्यूटर में तो पहले से ही था, जब भी आप कोई भी आर्टिकल डिलीट करते हो तो वो आपका रिसाइकिल बिन में जाता है। अब यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि हम ऐसे क्या जुगाड़ लगाएं कि हम डायरेक्टली इसको डिलीट करें और रिसाइकिल बिन में ना जाकर सीधा पूरा डिलीट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल डिलीट नहीं करना है, शिफ्ट के साथ में डिलीट करना है। शिफ्ट के साथ में अगर डिलीट प्रेस करोगे तो फिर ये आपका रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, सीधा का सीधा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटरनेट के संबंध में, इंटरनेट के कैरेक्टर के संबंध में आपको आईएसपी का पूरा नाम बताना है। आईएसपी क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऐसे ही आपका होता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। एक आपका होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। एक है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और अगर हम लोग यहां पर बात करें HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ठीक है, प्रोटोकॉल। एक इसके साथ साथ में होता है HTTPS, सेम ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे आपका सिक्योर। ठीक है, सिक्योर पूरा का पूरा यही रहेगा, और आगे जो है बस ये लग जाएगा सिक्योर। ठीक है, पीडीएफ जो है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीएफ बार बार आप लोग यूज करते हो, पीडीएफ का है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, इसके साथ साथ में डीवीडी का है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, एलसीडी का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और एलईडी का है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का है, और एलसीडी का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्या दे रखा है? जब इस की को दबाया जाता है तो कीबोर्ड के कैरेक्टर के साथ में, जब इस की का उपयोग कीबोर्ड पर किसी भी कैरेक्टर के साथ में किया जाता है तो यह कैपिटल लेटर को टाइप करने में सहायता करता है, अन्यथा लोअर केस कैरेक्टर टाइप करता है। यह की कौन सी है? तो ये जो है वो आपकी शिफ्ट की है, शिफ्ट की। यानी जब भी हमें कैपिटल लेटर कुछ भी लिखना होता है, ठीक है, या तो हमारे पास में देखिए जब भी हमें कुछ टाइप करना होता है तो नॉर्मली अगर आप इस तरीके से टाइप करोगे, आपको कुछ कैपिटल में लिखना है तो पहला तो ऑप्शन ये रहेगा कि हम कैप्स लॉक दबा दें, उसके बाद में जो भी हम टाइप करेंगे वो आपका कैपिटल से टाइप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें सिर्फ एक ही लेटर कैपिटल से टाइप करना है तो हम सीधा शिफ्ट के साथ में उस लेटर को दबाते हैं तो वो कैपिटल में हो जाएगा। अगर कैपिटल चल रहा होगा, ठीक है, यानी कैप्स लॉक हमारा पहले से ऑन होगा। कैप्स लॉक जब भी ऑन करते हैं यहाँ पर एक लाइट जल जाती है। ठीक है, तो कैप्स लॉक जब भी ऑन होगा उसके साथ में अगर हम शिफ्ट का यूज कर देंगे तो जो बड़ा लेटर में चल रहा होगा, अपर केस में चल रहा होगा, वो लोअर केस में हो जाएगा। मतलब बेसिकली शिफ्ट की से हम केस चेंज कर सकते हैं। अगर अपर केस में लिख रहा होगा तो वो लोअर केस में हो जाएगा, और लोअर केस में लिख रहा होगा तो अपर केस में हो जाएगा। अच्छा, अपर केस क्या होता है? जैसे हम ये लिख रहे हैं ABC, दिस इज कॉल्ड अपर केस, और अगर ABC ऐसे लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड लोअर केस, यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ठीक है, तो शिफ्ट दबाने से जो केस है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए जैसे ही उसमें डिलीट वाले में शिफ्ट प्लस डिलीट था तो डायरेक्टली पूरा परमानेंटली डिलीट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी है कुछ। मानव उपयोग और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस जो प्रदान करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आपका, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आपका लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लाइनेक्स रहेगा। विंडोज है, ठीक है, iOS है। तो ये जो है वो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऑप्शंस में ऐसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनेक्स, विंडोज और क्रोम ऐसा दे रखा होगा, तो क्रोम जो है वो नहीं है, वो एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अच्छा यहाँ पर मॉडम दे रखा है, तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये नेटवर्क से रिलेटेड आपका दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला देखिए, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में संचरण ट्रांसमिशन शामिल होता है। सिंप्लेक्स, फुल और आपका डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और स्वचालित। अच्छा, सिंप्लेक्स में क्या होता है? देखिए, सिंप्लेक्स में जहां पर वन साइडेड ही कन्वर्सेशन हो सके, वन साइडेड कन्वर्सेशन, जैसा कि आपका टीवी में जो भी दिखाया जा रहा है वही आप देख रहे हो। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टीवी है, रेडियो है। फुल डुप्लेक्स कैसा हो गया? यानी दोनों साइड बातें हो जा रही हैं, जैसा कि आपका मोबाइल हो गया, ठीक है। मोबाइल के साथ साथ में अगर हम लोग बोले टेलीफोन, ठीक है। और हाफ डुप्लेक्स में जो है वो आपका वॉकी टॉकी आता है, वॉकी टॉकी, ठीक है। इसे आप एग्जांपल याद कर लीजिएगा, बस इतना ही इनफ है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं जाना। जैसे कि सिंप्लेक्स में आपका एक और एग्जांपल आ सकता है, जैसे रिमोट हो गया, रिमोट, इसमें भी वन साइडेड ही कम्युनिकेशन हो सकता है कि रिमोट से जो भी आप ऑपरेट करोगे तो उधर सामने हो जाएगा, ऐसा नहीं उधर से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जबकि मोबाइल में क्या है, दोनों साइडेड है, टेलीफोन में यही सेम चीज़, ठीक है। तो ये बातें याद रखेंगे। यहाँ पर दे रखा था कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में। अच्छा, इसमें जो है वो आपका माउस हो गया, कीबोर्ड है, माउस कीबोर्ड इसी में ही है, कीबोर्ड। मतलब हम जो है पूरा जो इनपुट दे रहे हैं वो कीबोर्ड या माउस से दे रहे हैं। कोई भी इनपुट या आउटपुट, कोई भी चीज़ जो है वो वापस नहीं आती है कीबोर्ड में। कीबोर्ड से एक वन साइडेड है, सिर्फ इधर से ही कुछ इंस्ट्रक्शन जो भी है वो दिया जाएगा, उधर से कुछ भी कीबोर्ड या माउस में नहीं आता है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किस में आते हैं? सिंप्लेक्स में आते हैं, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सारे एग्जाम्पल हमने लिखवा दिए। एक एक पूछकर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पूछा गया कि कंप्यूटर और कीबोर्ड, ठीक है, तो इसमें आपका सिंप्लेक्स हो गया। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भाई मोबाइल है, इसमें कौन सा रहेगा, फुल डुप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है या सिंप्लेक्स है, तो वो आपको बताना रहेगा। चलिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के लिए क्या उपयोग किया जाता था? तो इनपुट के लिए यहाँ पर पंच कार्ड का उपयोग करते थे। हालांकि देखो, इनपुट के लिए कम पूछा जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि फर्स्ट, जैसे जितनी भी जनरेशन हुई है अभी तक, 5 जनरेशन हो चुकी हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसको किसके थ्रू चलाया जाता था, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पहला जो है इसमें किसका उपयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। फिर सेकंड जनरेशन में जो है वो ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, ठीक है। थर्ड में जो है वो, थर्ड जनरेशन में जो है आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। पूछा जाएगा कि भाई फोर्थ जनरेशन में या माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में उपयोग किया गया? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? ऐसे ही फिफ्थ में जो है वो आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो अभी करंट में चल रहा है वो आपकी कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है? वो फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? किस शॉर्टकट कुंजी की सहायता से वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है? तो ज़्यादातर इस क्वेश्चन में क्या था कि भाई आपने देखा कि नई स्लाइड इंसर्ट करना है तो सीधा Ctrl+N कर देते हैं, तो ऐसा करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा Ctrl+M। देखो, Ctrl+N से क्या होगा, यहाँ पर न्यू प्रेजेंटेशन जब भी हमें लेना होगा, न्यू प्रेजेंटेशन लेना होगा तो Ctrl+M करेंगे। स्लाइड का मतलब ये रहेगा कोई भी प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो, जितने पेज इसमें होते हैं, ठीक है, वो साइड में यहाँ पर ऐसे ऐसे साइड में यहाँ पर जितने भी पेज होते हैं वो सारे के सारे इस तरीके से बने होते हैं। तो अगर इन पेजों के बीच में हमें कुछ भी कोई पेज लगाना होगा तो उसके लिए हम Ctrl+M करेंगे, यानी हमें एक स्लाइड चाहिए तो Ctrl+M से आएगी। पूरा का पूरा हमें प्रेजेंटेशन ही नया करना हो तो फिर जो है हमें क्या करना पड़ेगा? Ctrl+N करना पड़ेगा। अच्छा, S के लिए क्या है? सेव। तो अगर इस प्रेजेंटेशन को हमें सेव करना है तो फिर हम Ctrl+S कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में CTRL Ctrl+A होता है ऑल सेलेक्ट के लिए, ऑल सेलेक्ट, ठीक है। Ctrl+B बोल्ड के लिए। इस शॉर्टकट की आपसे पूछी जाएगी। CTRL बेसिक वाला जो है वो हम आपको बता दे रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वरना तो बहुत ही है। Ctrl+C आपका कॉपी हो जाएगा। CTRL+V ये पेस्ट के लिए होता है, पेस्ट, ठीक है। चलो इतना हम लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ में अगर आप Ctrl+Shift+C करते हो, जैसे कॉपी, सिर्फ Ctrl+C करोगे कॉपी हो जाएगा, Ctrl+Shift+C करोगे तो फॉर्मेट कॉपी होगा, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आपका आएगा फॉर्मेट कॉपी। चलिए, प्रोसेसर का जो हृदय है
कई अलग अलग ऑपरेशन कर सकता है। तो प्रोसेसर का हृदय किसको बोला जाता है? ये आपको बोला जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को बोला जाता है। और ये किसका भाग होता है? सीपीयू का भाग होता है। सीपीयू के बेसिकली 3 भाग होते हैं, वैसे तो मेनली 2 होते हैं बट बोला जाता है 3 भाग है। एक तो आपका एएलयू हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट, एक आपका हो गया कंट्रोल यूनिट। ये जो है वो आपका क्या करता है? आंकिक गणना करता है। ठीक है, क्या करता है? आंकिक गणनाएं और तार्किक ज्ञान जो भी ये सब कुछ है, पूरा पावर इसी एएलयू के पास में होता है। सीयू जो है वो कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये सब कुछ नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण। तीसरा होता है रजिस्टर या कैसे। ठीक है, रजिस्टर या कैसे मेमोरी, रजिस्टर या कैसे मेमोरी। तो जो भी ये प्रोसेसिंग करता है, तो कुछ जो डेटा होता है वो यहाँ पर स्टोर करता है, टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। इसका काम क्या रहता है? टेम्परेरी डेटा स्टोर, टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयोगकर्ता डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? आउटपुट, इनपुट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। बोला गया है कि उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को, जो भी उपयोग करता है यानी यूजर है, उससे प्राप्त जो भी डेटा है कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित कौन करता है? तो ये आपका होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मतलब जो भी उपयोग करता है यानी यूजर जो भी करना चाहता है वो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही पता चलता है कि वो क्या करना चाहता है। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास में क्या आता है? कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में इनपुट डिवाइसेस हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, आउटपुट डिवाइसेस तो ये हो जाएंगे, जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर है। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस में और आपका हो गया स्कैनर, स्कैनर। ठीक है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रिंटर। जो भी कुछ ना कुछ वापस में देते हैं यूजर को, जो भी मिलता है। अभी देखो जैसे हमारे पास में क्या है, माउस है या कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से हमें कुछ भी आउटपुट मिलेगा नहीं, मतलब यहाँ से जो भी हम करेंगे क्या ही कर सकते हैं, हम यहाँ पर बटन प्रेस कर सकते हैं। तो ये बटन प्रेस करने से क्या होगा, यहाँ से सूचना कंप्यूटर तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इधर से ये कंप्यूटर को दिया जा रहा है इनपुट। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइसेस हो गए। और जो हमें यहाँ पे मिलता है, जैसे कि अगर बात करें प्रिंटर से कि हमें कोई भी चीज़ प्रिंट होकर मिल रही है, ठीक है, तो ये आउटपुट है, ये कंप्यूटर के लिए आपका आउटपुट हो गया। मॉनिटर से हमें पता चलता है कि क्या स्क्रीन पर दिख रहा है, वो मॉनिटर से पता चलता है। इसके साथ साथ में जो है आपका हो गया स्पीकर, ये भी आपका आउटपुट डिवाइसेस हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है भाई स्पीकर से क्या है कि जो ध्वनि तरंगें हैं वो बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में आउटपुट डिवाइसेस हो गए। ठीक है, मेमोरी यूनिट की बात की जाए तो आपका डेटा स्टोरेज में मेमोरी यूनिट होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये जो है जो भी कंप्यूटर के सीपीयू के जितने भी आपके लॉजिकल काम होते हैं और गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारा कुछ जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के थ्रू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केवल चयनित टेक्स्ट के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाता है, कौन सा है? अगर आपको कोई भी टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कॉपी करना है, पूरा का पूरा कॉपी करना है, तो Ctrl+C कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो आपको फॉर्मेट पेंटर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, किस में जाना पड़ेगा? फॉर्मेट पेंटर पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, रा इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कौन सी प्रक्रिया का फॉलो किया जाता है? तो सबसे पहले देखिए कौन सी प्रक्रिया है, इनपुट है, फिर आपका प्रोसेस होगा, फिर स्टोरेज होगा, और फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट यानी कि आउटपुट बनाया जाएगा। यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आउटपुट जो है वो हमेशा आपका बाद में रहता है, आउटपुट बिल्कुल लास्ट में आएगा। देखो आउटपुट स्टार्ट कर दिया, गलत हो गया। इनपुट से डायरेक्ट आउटपुट नहीं आता है कभी भी, पहले इनपुट डाला जाएगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, तब जाकर आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया गलत, बच गया ये। तो इनपुट है, प्रोसेस है, स्टोरेज होगा, जो भी डेटा निकल कर आया उसका स्टोरेज भी होगा, देन उसके बाद में वो आपको शो होगा। ठीक है, यानी कि रिजल्ट आएगा जिसको आप आउटपुट बोल सकते हो। चलिए इसी के साथ ही ये जो आपकी क्लास है वो ओवर होती है। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं उनको आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार आपको फिर से बता दें कि अगर आप लैब टेक्नीशियन के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो भाई इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। जिस प्राइस पॉइंट पर आपको जो चीज़ें डिलीवर करी जाती हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं कर सकता है। हम ओपनली आपको बता रहे हैं भाई, इतने प्राइस पर और इतना सब कुछ कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो लैब टेक्नीशियन का सिलेक्शन बैच हमारा है, इस बैच में आपको
वीडियो लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ में आपको जो भी यहाँ पर करवाया जाएगा उस सभी की क्लास नोट पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। और ये भारत का ऐसा पहला बैच है जिसमें कि आपको टेक्निकल पोर्शन और नॉन टेक्निकल पोर्शन, टेस्ट सीरीज, तीनों चीजें मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में। ऐसा कहीं पर भी आपको और नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वालिटी के साथ में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, जो भी क्लासेस होती हैं उसका कंप्लीट आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। तो आप अगला सवाल आपका ये रहेगा कि हम इसमें कैसे इनरोल कर सकते हैं, कैसे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको सीधा प्ले स्टोर पे जाना है, एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर लेना है भाई। ये आप डालोगे एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आप पैरामेडिकल वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको सिलेक्शन बैच दिख जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो उसके लिए आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, डायरेक्ट आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, आपका जो प्रॉब्लम है उसको जरूर ही सोल्यूशन दिया जाएगा। ये रिकॉर्डेड बैच रहेगा और 10 तारीख से ये बैच 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बहुत सारी इस पर क्लासेस हो गई हैं और एक साल की वैलिडिटी के साथ में ये आपको बैच प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जब से आप कोर्स परचेज करोगे, जिस डेट से आप परचेज करोगे उस डेट से 1 साल तक के लिए आपके पास में वो बैच रहने वाला है। चाहे आप उसको 10 बार देखिए, चाहे 50 बार देखिए, चाहे आप उसको देखते रहिए, ठीक है। सारे के सारे पीडीएफ नोट्स, क्लासेस, सब कुछ आपके फोन में सेव रहेंगे। आप उसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने के लिए है और बैच चला जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा, नहीं। बैच 1 साल की वैलिडिटी खत्म होने के बाद में भी आपके पास सारा कुछ कंटेंट रहेगा, आप आगे तक उसमें रिवाइज कर सकते हो। प्रिंट आउट निकलवा कर आप फिजिकली बुक बनाकर आप उसको पढ़ भी सकते हो। इतनी सुविधा आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यही मिलेगी मनीष भाई यूट्यूब चैनल पर। और बैच में जुड़ने के लिए आपको एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में, तब तक के लिए जय हिंद।